हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की यह 11th क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, अभिक्रमित अनुदेशन, वह कितने प्रकारों का होता है। वैसे तो आपका अभिक्रमित अनुदेशन 4-5 प्रकारों का होता है, लेकिन आपके पेपर में दो ही प्रकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आपका लीनियर ब्रांचिंग, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। ये दोनों होते क्या हैं, इनके गुण दोष वगैरह जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और इनमें क्या अंतर होता है, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है। अगर अभिकर्मित अनुदेशन मैं आपके याद दिलाऊं, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अभिकर्मित अनुदेशन की, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, बच्चे खुद कंप्यूटर से सीख रहे हैं, मशीन से, कंप्यूटर से, किसी एप्लीकेशन से, किसी प्रोग्राम से खुद कुछ करके सीख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, टीचर के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा बच्चे खुद कुछ करके सीख रहे हैं, उसे हम बोलेंगे अभिकर्मित अनुदेशन। अब अभिकर्मित अनुदेशन का पहला प्रकार है आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यह क्या होता है, यह एक प्रकार का आपका अभिकर्मित अनुदेशन ही होता है और सबसे पहला अभिकर्मित अनुदेशन है। सबसे पहले नंबर पे यही अभिकर्मित अनुदेशन आया था। 1950 के आसपास बीएफ स्किनर ने इसकी शुरुआत की थी। बीएफ स्किनर आपके कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे या आपके व्यवहारवादी थे। अमेरिका में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पर मनोविज्ञान में एक प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान का जो डिपार्टमेंट है उसमें। अब जो यह बीएफ स्किनर ने दिया है, तब बीएफ स्किनर के एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, मनोविज्ञान में पढ़ेंगे आप, इंपॉर्टेंट है यह भी। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस पर आधारित है यह। अब यह क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या है, बच्चों के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं अगर उन्हें उचित पुनर्बलन दे। अगर हम चाहते हैं एक बच्चा ऐसे चले इस लाइन पे, तो जैसे ही वह इस लाइन पे चलेगा, अगर दूसरी तरफ चला गया उसे डांट दो, अगर इस लाइन पे चल रहा है उसे टॉफी दे दो, इनाम दे दो, अगर दूसरी तरफ गया फिर डांट दो, दोबारा लाइन पे चलने लगा उसे टॉफी दे दो, तो वह इस लाइन पर चलना सीख जाएगा। मतलब पुनर्बलन देकर बच्चों के व्यवहार परिवर्तन पर बल देते हैं हमारे बीएफ स्किनर साहब। पुनर्बलन, डांटना या टॉफी देना, इसे पुनर्बलन बोलते हैं। किसी बच्चे को शाबाशी देना या उसे गलती करने पर डांटना, उसे पुनर्बलन बोलते हैं। अब रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, यह वह अभिकर्मण है। अभिकर्मण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अभिकर्मण है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन वह अभिकर्मण है जिसमें कोई छात्र एक निश्चित रेखा में छोटे छोटे पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है तथा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह आपका अभिकर्मित अनुदेशन रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है। यह उसकी पहली मशीन थी जो बीएफ स्किनर ने बनाई थी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके फ्रेम होता है, इस फ्रेम पर बच्चों के क्वेश्चन लिखे होते हैं, खाली स्थान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, बीच में एक शब्द गायब होता है। बच्चों को वह शब्द अपनी पेंसिल से यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर एक पेपर होता है, जैसे ही बच्चे उस पेपर पर प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं या खाली स्थान में जो शब्द आया है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद इस लीवर को इस तरफ खींचेंगे, यहाँ पर जो ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो स्लाइडर है, ये नीचे को हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों को सही उत्तर दिख जाएगा। उसके बाद बच्चे इस रोलर को घुमाएंगे, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ जाएगा। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न उनके सामने आ रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं, फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं, फिर तीसरा प्रश्न आ रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, इसका उत्तर दिया, या दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर दिया, या तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर दिया, ये चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर दिया। इस तरह से एक सीधी रेखा में बच्चे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है मैं पहले के बाद तीसरे पे जाना चाहें, या पहले के अंदर ही सोचें एक दो प्रश्न हमें और मिल जाएं, या फिर पहले के अंदर सोचें मुझे थोड़ा सा और पढ़ने को मिल जाए इस प्रश्न के बारे में। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, एक सीधी रेखा का पालन उन्हें करना होता है। अभिकर्मित अनुदेशन, मशीन के द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, एक सीधी रेखा में चलते हुए आप कुछ सीख रहे हैं, उसे हम बोलेंगे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये छोटी सी डिस्प्ले है, पूरी तो प्रस्तुत नहीं कर सकते हम, छोटे छोटे पदों में तोड़कर प्रस्तुत करते हैं और प्रश्नों के रूप में करते हैं। छात्र एक सीधी रेखा में चलता हुआ एक एक प्रश्न का उत्तर देता रहता है, जिसे हम यह भी कह देते हैं छात्र अनुक्रिया करता है। अब छात्र एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में ही चलता हुआ एक एक प्रश्न का उत्तर देता है। इस कारणवश इस अभिक्रम को हम क्या कह देते हैं, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये मैं आपको बता चुका हूँ,
पहला फ्रेम आएगा, दूसरा फ्रेम आएगा, तीसरा फ्रेम आएगा। हर फ्रेम पर आपका एक एक प्रश्न लिखा होता है खाली स्थान से संबंधित। बच्चे उसका उत्तर देकर दूसरे फ्रेम पर, तीसरे फ्रेम पर, उसके बाद लास्ट फ्रेम पर आ सकते हैं। कब तक करेंगे बच्चे यह काम? जब तक उनका पहला क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन न मिल जाए, या फिर जो पूर्व में उनका व्यवहार था और जो अंतिम में उनका जो व्यवहार है, में उस तक न पहुंच जाए, तब तक यही काम करेंगे। इसमें बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन चेंज करना चाहें या आगे जाना चाहें, सोचते हैं कि पहले के बाद हमें सीधा चौथा क्वेश्चन पढ़ने को मिले, ये दो हम नहीं पढ़ना चाहते, कुछ नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि ये मशीन ही ऐसी है, अगर रोलर घुमाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब रेखीय विकर्मित अनुदेशन आप समझ पाए क्या होता है, क्यों होता है रेखीय विकर्मित अनुदेशन, यह भी आप समझ पाए। अब बात कर लेते हैं आपकी एक परिभाषा की। डॉक्टर आनंद के अनुसार रेखीय अभिकर्मण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा में अभिकर्मण होता है। अभिकर्मण मतलब चलना जाना, जिसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक एक सीधी रेखा की भांति चलता है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे ही पथ पर चलकर एक से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जब तक वे सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर लेते। बच्चे एक सीधी रेखा में चलेंगे, चाहे वह इंटेलिजेंट बच्चा है, चाहे वह कम इंटेलिजेंट बच्चा है, किसी भी प्रकार का बच्चा है, सभी बच्चे एक ही सीधी रेखा में, उसी सीधी रेखा पर चलकर तब तक चलेंगे उस सीधी रेखा पर जब तक वे अंतिम व्यवहार को प्राप्त नहीं कर लेते या अंतिम क्वेश्चन तक नहीं आ पाते। यह डॉक्टर आनंद ने आपका कहा था। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमें क्या मिलता है। रेखीय विकर्मित अनुदेशन की प्रक्रिया, यह पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा फिर बता देता हूं। सबसे पहले किसी प्रकरण का चयन करेंगे जिस प्रकरण की छात्रों को जानकारी देनी होती है। उसके बाद उस प्रकरण को छोटे छोटे खाली स्थान संबंधी प्रश्नों में बदला जाएगा, और इससे पहले हम उस प्रकरण के छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उन टुकड़ों को हम खाली स्थान संबंधी प्रश्नों में बदलते हैं। उसके बाद मशीन की सहायता से एक एक प्रश्न बच्चों को प्रदर्शित करेंगे, और ये जो प्रश्न है हम फ्रेमों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फ्रेम मतलब जो डिस्प्ले होती है उस टाइम फ्रेम, एक फ्रेम पर कितनी चीज़ें लिखी हुई है, ये पूरा फ्रेम है। इस फ्रेम पर जो भी लिखा हुआ है हम कहेंगे ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में ये लिखा हुआ है, मतलब एक पूरा प्रश्न ही होता है एक फ्रेम में। बच्चों को इन फ्रेमों के प्रति अपनी अनुक्रिया देनी होती है, मतलब खाली स्थान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस खाली जगह पर जो शब्द आएगा वो उन्हें अलग लिखना होता है। उस प्रश्न के लिखने के लिए या उस शब्द के लिखने के लिए अलग जगह होती है। पांचवा पॉइंट है, जब बच्चे उत्तर लिख लेते हैं, एक लीवर दबाकर में उस प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और मैंने क्या उत्तर दिया है। उन्हें खुद के मूल्यांकन करने के अवसर मिलेंगे। छठा पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर देखने के बाद बच्चे अगले फ्रेम पर चले जाते हैं, यहाँ उन्हें अगला प्रश्न मिलता है। इस प्रकार बच्चे एक एक प्रश्नों की एक सीधी रेखा में चलते रहते हैं। चूंकि वे सीधी रेखा में चलते हैं, इस वजह से इस अभिकर्मित अनुदेशन को हम रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। यह आपका प्रक्रिया थी रेखीय विकर्मित अनुदेशन की पूरी। अब उदाहरण दे सकते हैं आप, रेखीय विकर्मित अनुदेशन का क्या उदाहरण है जिससे आप बेहतर समझ पाए हम कैसे क्वेश्चन या क्या पूछते हैं उसमें फ्रेमों के रूप में। रेखीय विकर्मित अनुदेशन में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका उत्तर उन्हीं में लिखा हुआ होता है। जैसे भूगोल वक्ताओं के अनुसार ये आपका एक फ्रेम है, जैसे ये आपका एक फ्रेम है पूरा, इसे एक फ्रेम बोलेंगे रेखीय विकर्मित अनुदेशन में। बस यहाँ पर एक स्लाइडर लगा रहेगा, ये उत्तर छुपा रहेगा, बच्चों को यह उत्तर नहीं दिखेगा। इस फ्रेम पे बच्चों के यह प्रश्न लिखा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। रेखीय विकर्मित अनुदेशन में हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर उसी प्रश्न में होता है। भूगोल वक्ताओं के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है, अतः पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और भाई जब हमारी ग्रह है जो पृथ्वी है और ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमेगी, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी पृथ्वी। लेकिन ये हमें यहाँ नहीं लिखना होता है, अलग जगह होती है, वहाँ पर लिखना होता है। जैसे ही हम उत्तर लिख लेंगे, एक स्लाइड दबाएंगे तो हमारे सामने सही उत्तर आ जाएगा। ये आपका विकर्मित अनुदेशन होता है पूरा रेखीय वाला। बच्चे ने उत्तर देख लिया, उसके बाद रोलर घुमाया, नेक्स्ट प्रश्न पे आ गया वह। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा सूर्य तथा 8 ग्रह आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, इस डैश को सौरमंडल कहा जाता है। समूह कितना आसान है, इस समूह को सौरमंडल कहा जाता है। हम बच्चों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें अभिकर्मित अनुदेशन में। तीसरा पॉइंट है, आकाश में अनेकों सौरमंडल बताए गए हैं। अतीत में हमारे का केंद्र पृथ्वी को माना जाता था। किसका, सौरमंडल का, क्योंकि सौरमंडल की बात कर रहे हैं हम। प्राचीन टाइम में हम मानते थे हमारे सौरमंडल का केंद्र हमारी पृथ्वी है। अतीत में हमारे सौरमंडल का केंद्र हमारी पृथ्वी को माना जाता था। 16वीं शताब्दी ने
कोपरनिकस ने यह बताया या फिर सिद्ध किया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य है। क्यों आएगा यहाँ पर पृथ्वी? क्योंकि पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र माना जाता था, हमने उन्हें पहले ही बता दिया है। इस प्रकार के प्रश्न हम रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पूछते हैं। ये प्रश्न हम बच्चों का ज्ञान चेक करने के लिए नहीं पूछते, बच्चों को ज्ञान देने के लिए पूछते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चे खुद पढ़कर तुरंत उत्तर दे सकते हैं जिनका। अब बात कर लेते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की क्या विशेषताएं रहती हैं या फिर अवधारणाएं कौन कौन सी रहती हैं इसकी। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें पाठ्य वस्तु को या शिक्षण सामग्री को आपके छोटे छोटे पदों में तोड़कर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। होता ही है ये, क्योंकि हम छोटे छोटे पदों में तोड़कर ही बच्चों को देते हैं क्वेश्चन बनाकर। इसके माध्यम से छात्र एक सीधी रेखा में गति करता हुआ आगे बढ़ता है जब तक वह अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाता। थर्ड पॉइंट है, इसमें छात्रों को एक समय में केवल एक ही पद या फिर एक ही प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है। डिस्प्ले हमारी छोटी सी है। चौथा पॉइंट है, सभी छात्रों के लिए एक समान पद होता है जिस पर वे गति करते हैं। इंटेलिजेंट हो चाहे कम इंटेलिजेंट हो, चाहे ठप हो चाहे प्रतिभाशाली हो, कैसा ही बालक हो वह सेम लाइन को ही फॉलो करेगा, बदल नहीं सकता। पांचवा पॉइंट है, इसमें छात्र अपने उत्तर का सही मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बात है, उत्तर हम दे देते हैं उन्हें सही, अब तुम अपना मैच कर लो, सही किया है तुमने, गलत किया है। सही किया है तो शाबाशी ले लो, अरे वाह मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। छात्रों को अपनी अनुक्रियाओं के बाद तुरंत सही उत्तर की जानकारी हो जाती है इसमें, सही बात है। सातवां पॉइंट है, यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। चूंकि जो आपके बीएफ स्किनर थे वे खुद एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इसको बनाया है, तो यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ही तो होगा। आठवां पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें छात्रों की त्रुटि करने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि हम प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं जिनमें उत्तर उन क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है, तो बच्चे बहुत ही कम गलतियां करते हैं इसमें। नौवां पॉइंट है, यह पारंपरिक शिक्षण की प्रक्रिया की अपेक्षा बहुत प्रभावशाली है। अब देखिए, यह 1950 के समथिंग में बनाया था बीएफ स्किनर ने। उस टाइम सब किताबों के द्वारा ही पढ़ा करते थे और उन्हें कोई मशीन दी जा रही थी, अब मशीन के द्वारा पढ़ो, कोई नया तरीका दिया गया था, तब यह बहुत प्रभावशाली माना गया था उस टाइम पर, और आज भी यही है। कंप्यूटर से आप पढ़ रहे हैं या टीचर से आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर वाले में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। 10वां पॉइंट है, यह अभिकर्मित अनुदेशन या फिर यह अभिकर्मण या फिर यह अभिक्रम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं है यह हमने बनाया ग्रह के बारे में कि ग्रह का ज्ञान दे और बच्चे इसमें सूर्य का ज्ञान ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, नहीं, पूरा ग्रह का ही ज्ञान मिलेगा, जो हमने क्वेश्चन बनाए वही ज्ञान मिलेगा, बच्चे भटक नहीं सकते, पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। जिस चीज़ का ज्ञान हम दे रहे हैं उसी चीज़ का ज्ञान बच्चों को मिलेगा। 11वां नंबर हो जाता है, यह छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक नई सी चीज़ मिल जाती है। बच्चे अगर घर पे बैठे हुए हैं बिना टीचर के भी खुद पढ़ सकते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है इस तरीके से पढ़ना हुआ, क्योंकि ईजी प्रश्न है और ईजी प्रश्नों का जवाब में दमादम दमादम देते रहते हैं। 12वां पॉइंट है, इसके फ्रेमों में श्रेणीबद्धता होती है। जैसे मैंने आपको फ्रेम दिखाए थे, दोबारा दिखाता हूँ, ये पहला फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, ये चौथा फ्रेम। इसके जो फ्रेम है उनमें श्रेणीबद्धता होती है। जो पहला फ्रेम है उसके बाद का दूसरा फ्रेम, उसके बाद का अगला फ्रेम और अगला फ्रेम, सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है ये भारत की राजधानी है, ये शिमला के बारे में बता दी हमने, ये श्रीलंका के बारे में, और ये अमेरिका की राजधानी आ गई। पूरा एक श्रेणीबद्धता रहेगी, जुड़े हुए रहेंगे सभी फ्रेम आपस में। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ एक एक ज्ञान को जोड़ते हुए चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की, जिसे आप ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में अमेरिका से हुई थी, जो नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा बनाया गया था। अब इसमें क्या था या इसमें रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन से क्या चीज़ें अलग हैं वह सब देखने वाले हैं। इस अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित न करके पूर्ण पाठ्य वस्तु को एक प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन था उसमें छोटी सी डिस्प्ले थी, उसमें हम छोटे छोटे पदों में पाठ्य वस्तु को देते थे। लेकिन शाखा में आपकी इतनी बड़ी डिस्प्ले है, हम पूरा बड़ा क्वेश्चन या एक पूरा पैराग्राफ लिखकर उसके नीचे उसके क्वेश्चन लिख सकते थे। जो हम पाठ्य वस्तु है जिसे हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसे छोटे छोटे पदों में न तोड़कर पूरे एक प्रत्यय के रूप में, एक समूह के रूप में हम दिखा सकते थे। इसमें शाखा वाले में एक तो अंतर ये हो गया कि उसकी डिस्प्ले छोटी थी, इसकी बड़ी है, जिससे हमें चीज़ों को छोटे छोटे पदों में नहीं तोड़ना, उस पूरी चीज़ को हम एक के रूप में दिखा सकते थे। इसमें छात्रों को एक पद पढ़ने के लिए दिया जाता था। यह पद रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की तुलना में काफ़ी बड़ा होता था, मैं आपको बता चुका हूँ। यह जो पद था 3-4 लाइनों से लेकर पूरे एक पेज का हो सकता था। इस पद पर आधारित बच्चों से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे। प्रत्येक प्रश्न के 3 या 4 विकल्प उत्तर के रूप में दिए हुए थे
और बच्चों को इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होता था। एक उत्तर उन विकल्पों में से सही होता था। अगर बच्चे उस उत्तर का सही चयन कर ले तो उन्हें अगले प्रश्न पर भेज दिया जाता था। रेखीय में आपके क्या होता था, खाली स्थान वाला प्रश्न लिखना होता था। वहां पर उन्हें अभिक्रमित अनुदेशन वालों को, बच्चे को इस खाली स्थान को भरकर नए प्रश्न पर जाना होता था। लेकिन साख्य में क्या होता है, बड़ी डिस्प्ले मिलेगी आपको, इसमें एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा। उस पैराग्राफ के नीचे एक प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप का, एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे इस क्वेश्चन का सही उत्तर न देकर गलत उत्तर देते हैं, बच्चों को अगले प्रश्न पर नहीं भेजा जाता, उल्टा उन्हें निदान हेतु अनेक क्रियाओं के लिए भेज दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए है, किसी बच्चे ने बी सेलेक्ट कर लिया, तब उसे अगले क्वेश्चन पर नहीं भेजा जाएगा, उसे एक निदान पेज पर, त्रुटि पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां पर लिखा हुआ होगा कि आपके द्वारा दिया गया यह उत्तर गलत है, या जो आपने अनुक्रिया की है यह गलत है। उस पाठ के बारे में थोड़ी और जानकारी लिखी हुई होगी, उस तथ्य को क्या कहते हैं। फिर बच्चे से कहा जाएगा इस जानकारी को पढ़कर आप उस प्रश्न का दोबारा सही उत्तर दीजिए, तथा उसे त्रुटि पृष्ठ पर भेज दिया जाता है। मतलब वहां पर उसे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है उसकी गलती के बारे में, जहां उसे उसकी अनुक्रिया के बारे में उचित निर्देश मिलते हैं, तथा उसके द्वारा की गई गलती की जानकारी दी जाती है। आपने गलती कर दी है, आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी व्याख्या भी मिलेगी बच्चे को वहां पर। तथा उसे पुनः गृह पृष्ठ पर भेजा जाता था। गृह पृष्ठ मतलब आपका ये जो प्रश्न वाला पृष्ठ है, जहां उसे उसी प्रश्न का सही उत्तर देना होता था दोबारा। अगर वह दोबारा सही उत्तर दे दे तो उसे अगले प्रश्न पर भेज देते थे। अगर वह दोबारा भी गलती करता है, अगर बच्चा पुनः गलत अनुक्रिया करता है, तो उसे पुनः त्रुटि पृष्ठ पर भेज देंगे, जहां उसे दोबारा उस प्रश्न की व्याख्या की जाएगी, सही उत्तर क्या हो सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी प्रश्नों के उत्तर कोई बच्चा सही नहीं दे देता। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या था, आपको खाली स्थान भरना है, सही उत्तर दो चाहे गलत उत्तर दो, आप अगले प्रश्न पर जा सकते थे। लेकिन साख्य अभिक्रमित अनुदेशन में क्या है, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसके इस तरह से ऑप्शन लिखे हुए होंगे। अगर आप सही उत्तर दे देंगे तब आप अगले प्रश्न पर चले जाएंगे, अगर आप गलत उत्तर देंगे आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे, जहां पर जो क्वेश्चन है उसकी व्याख्या लिखी हुई होगी, आपने गलत किया है, सही इस तरह से कर सकते हैं, आप पुनः इसको सही कीजिए। फिर बच्चा गलत उत्तर दे देता है, फिर वहीं आ जाएगा उसी पेज पर, सही उत्तर दे देता है तब वह अगले पेज पर जाएगा। अब इस अभिक्रम में एक छात्र एक पद से दूसरे पद तक पहुंचने के लिए एक निर्धारित पद नहीं अपनाते, जैसा कि रेखीय अभिक्रम में होता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं साखी अभिक्रमित अनुदेशन। कैसे, मान लीजिए आपका पहला पद है, या दूसरा पद है, या तीसरा पद है। पद से मतलब यहाँ प्रश्नों से हो जाता है, या फिर आप फ्रेम से समझ सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने पहले क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, दूसरे पे चला गया, दूसरे का आंसर सही दे दिया, वह तीसरे पे चला गया। यह इंटेलिजेंट बच्चा कर सकता है। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, वह पहले प्रश्न का आंसर अगर गलत देता है तो वह एक अलग पेज पर चला जाएगा, दोबारा फिर गलत देता है तब वह अलग पेज पर चला जाएगा, तीसरी बार भी गलत देता है, तीसरी बार भी वह अलग पेज पर चला जाएगा, चौथी बार सही देता है तब वह इस पेज पर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा तो ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन एक बच्चा अलग अलग रास्ते अपना रहा है जाने के लिए आगे। सभी बच्चे एक पाथ नहीं अपनाते, इसमें सबके अलग अलग रास्ते होते हैं। और एक क्वेश्चन में ही देखो कितने सारे रास्ते खुल गए, मतलब एक ब्रांच सी बन गई एक क्वेश्चन में ही। इस तरह से हर क्वेश्चन में ब्रांच सी बन जाती है रास्तों की। इस वजह से हम इसे बोलते हैं ब्रांचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन शाखा बन जाती है हर प्रश्न में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे को क्या करना होगा, ये पहला पद है जिसे आप पहला फ्रेम कहेंगे, दूसरा पद दूसरा फ्रेम, तीसरा पद तीसरा फ्रेम, चौथा पद चौथा फ्रेम, पांचवा पद पांचवा फ्रेम, यहाँ पर लिख लीजिए आप। अगर बच्चा पहले पद का सही उत्तर दे देता है तब तो दूसरे पे चला जाएगा, लेकिन अगर वह ए उत्तर को सही दे देता है तब वह दूसरे क्वेश्चन पर या दूसरे पद पर नहीं जाएगा, उपचारात्मक पद पर चला जाएगा, आपके त्रुटि पद पर, जहां पर उसकी गलती का उपचार किया जाएगा, उस गलती को सही करने का प्रयास किया जाएगा। ये रहता है इसको करने का तरीका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को। एक सीधी रेखा नहीं अपनाते बच्चे, अलग अलग रास्तों से जाते हैं। इस अभिक्रम में जो प्रतिभाशाली छात्र है वह कमजोर छात्र की अपेक्षा जल्दी फ्रेमों को पूरा कर लेता है तथा अंतिम व्यवहार पर पहुंच जाता है। मैंने बताया जो इंटेलिजेंट बच्चा है वह दमादम सही उत्तर देता रहेगा और लास्ट पद पर पहुंच जाएगा। जो कम इंटेलिजेंट है वो एक प्रश्न में ही गलत गलत उत्तर देगा, अलग अलग रास्ते उसे मिलेंगे जिसमें उसका टाइम ज़्यादा लगेगा।
इसके अलावा एक और बात है, इस अभिक्रम की समस्त क्रियाएं छात्रों द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। और जो आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है उसे बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू टाइप में। अब छात्रों द्वारा कैसे नियंत्रित होती है, छात्र की मर्जी है कौन सा उत्तर लगाए या क्या करे, कौन से पेज पर जाना चाहिए, आगे जाना है तो आगे जा सकता है, पीछे जाना तो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन रेखीय वाले में रोलर घुमाएगा अगला प्रश्न ही मिलेगा, वह उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वह प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की तो वैसे जरूरत नहीं होगी, मैं आपको इतनी स्पेशल तरीके से समझा चुका हूँ। सबसे पहले दो पृष्ठ होते हैं इसमें, ग्रह पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ। यह भी आपका वेरी शॉर्ट में आ जाता है। ग्रह पृष्ठ किसे बोलते हैं, त्रुटि पृष्ठ किसे बोलते हैं। ग्रह पृष्ठ उसे बोलते हैं हम जिस पर आपका शिक्षण सामग्री लिखी हुई होती है जो हमें पढ़ानी होती है और प्रश्न लिखे होते हैं। त्रुटि पृष्ठ क्या होता है, अगर कोई बच्चा गलत प्रश्न का उत्तर दे देता है तब वह त्रुटि पृष्ठ पर आ जाता है अगले क्वेश्चन पर आने के बजाय। ग्रह पृष्ठ पर आपको सबसे पहले टीचिंग आपका मटेरियल मिलेगा जो पढ़ाया जाएगा आपको, और फिर इसमें से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह आपका इस तरह से, यह आपका जो अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश, उसकी तरह का ही है। ये एक पैरा देंगे, उसके बाद उस पैरे में से क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है या सौरमंडल है। अगर कोई चंद्रमा बोलता है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाएगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका उत्तर सी है, मुझे तो सी लगता है, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे न जाकर सीधा त्रुटि पृष्ठ पर आ जाऊंगा। त्रुटि पृष्ठ खुल जाएगा मेरे सामने जहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपके द्वारा की गई अनुक्रिया गलत है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, न कि उपग्रह। यहाँ पर ये लिखा हुआ मिला, कोई आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगा रहा है उसे हम उपग्रह कहते हैं। इस कड़ी में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हमने सीधा सीधा उत्तर नहीं बताया बच्चे को, हिंट दे दिया। अतः आप पुनः इस प्रश्न पर जाकर प्रश्न को सही करने का प्रयास करें। उसके बाद मैं दोबारा इस पर आ जाऊंगा, क्वेश्चन पर सेम पेज खुल जाएगा मेरे सामने, मैं चंद्रमा पर क्लिक कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा। ये होता है साखी अभिकर्मित अनुदेशन की क्रिया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं साखिया की। सबसे पहला होता है इसमें जो हम टीचिंग मटेरियल है वह काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि फ्रेम बड़े होते हैं। रेखीय में तो छोटी सी डिस्प्ले थी, साखिया में आपके काफ़ी बड़े डिस्प्ले थी। इसमें फ्रेम बड़े होते हैं तो हम ज़्यादा कंटेंट दे सकते हैं बच्चों को। दूसरा पॉइंट है यह अनुदेशन छात्रों द्वारा नियंत्रित होता है, उनकी मर्जी है अगला प्रश्न पढ़ना है। अगर इसी प्रश्न के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो गलत उत्तर देकर पढ़ सकते हैं, लेकिन रेखीय में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा पॉइंट है इसमें छात्रों को अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता दी जाती है कि वे 4-5 अनुक्रिया हैं उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रेखीय में क्या था, एक ही अनुक्रिया करनी होती थी उन्हें, जो सही उत्तर है उसे ही लिखना पड़ता था। गलत करेंगे तो गलत सवाल हो जाएगा और उसे फिर सही करने का मौका भी नहीं देते थे वे। यहाँ पर छात्रों को अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा पॉइंट हो जाता है छात्रों के समक्ष बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाते हैं इसमें, न कि एक उत्तर वाले। पांचवा पॉइंट है इसमें छात्र एक निश्चित पाथ नहीं अपनाते वरन अपने अनुसार अलग अलग रास्ते अपनाते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए या फिर सीखने के लिए। छठा पॉइंट है प्रतिभाशाली छात्र की भी रुचि बनी रहती है इसमें, क्योंकि वह प्रोग्राम जल्दी पूर्ण कर लेता है। प्रतिभाशाली छात्र सोचते हैं कि मैं दूसरों से पहले काम कर ले। और जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है उसमें क्या होता था, एक प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको लिखना होगा, रोलर घुमाना होगा, उसके बाद अगला प्रश्न आएगा। इंटेलिजेंट है वह भी यही काम कर रहा है, जो कम इंटेलिजेंट है उसे भी इतना काम ही करना है। तो लगभग एक साथ पूर्ण करते थे। जो प्रतिभाशाली छात्र है वह ग्लानि महसूस करता था कि मैं इन्हीं के साथ पूरा कर पाया, मुझे तो पहले करना था। इसमें क्या है, प्रतिभाशाली जल्दी कर लेगा काम को, जो ठप है हमें बाद में करते रहेंगे। सातवां पॉइंट है यह छात्र अभिकर्मित अनुदेशन या फिर छात्र केंद्रित अभिकर्मित अनुदेशन है। बच्चे अपने अनुसार अनुक्रियाएं कर सकते हैं, यह इन दोनों से संबंधित हो जाता है सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट हो जाता है प्रत्येक छात्र अपनी गति से अध्ययन करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी मर्जी है कितनी बार गलती करे, कितना ही टाइम ले। नौवां पॉइंट है इसमें छात्र द्वारा की गई गलतियों के निदान व उपचार पर बल दिया जाता था। अभिकर्मित अनुदेशन जो रेखीय वाला था उसमें हम बच्चे ने गलती क्यों की उसे नहीं देखते थे और न उसका उपचार करते थे, बस उसे सही उत्तर बता देते थे और अगले प्रश्न पर भेज देते थे। यहाँ पर क्या है, बच्चे ने गलतियां क्यों की उसे देखते हैं और उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं हम। 10वां पॉइंट है साखिया अभिकर्मित अनुदेशन यह मानता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यह इसकी, इस अभिकर्मित अनुदेशन की, जो साखिया अभिकर्मित अनुदेशन है वह यह मानता है कि जो अगर बच्चे गलत अनुक्रियाएं कर रहे हैं तो वे गलतियां नहीं कर रहे बल्कि वे सीख रहे हैं। बच्चों के द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधक नहीं सहायक होती हैं, यह साखिया अभिकर्मित अनुदेशन मानता है।
और इसमें एक और पॉइंट पहले ले लेते हैं, 12वां, छात्र ने क्या सीखा है इस पर बल नहीं देता यह साखी अभिकर्मित अनुदेशन, बल्कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है कि आप क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। आप सीखो, सीखने की क्या प्रक्रिया है उस पर बल दिया जाता है। अगर गलतियां करेंगे तो आपको सही कराया जाएगा। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है इस अभिकर्मित अनुदेशन की। 11वां पॉइंट है, इसमें छात्र को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर दिए जाते हैं। जैसा भी छात्र है उसके अनुसार आपको स्लाइड वगैरह दे दी जाएगी, या फिर आप अपनी स्पीड खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और साखी अभिकर्मित अनुदेशन में क्या अंतर होता है। लीनियर प्रोग्राम और आपका ब्रांचिंग प्रोग्राम। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में तो बच्चे खाली स्थान संबंधित क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर होगा उस आंसर को अलग जगह पर लिखकर अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। साखी अभिकर्मित अनुदेशन में काफी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा पैराग्राफ की तरह का, उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप सही प्रश्न का उत्तर देंगे तो आगे जाएंगे, अगर सही प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे आपको एक व्याख्या दिखाई जाएगी कि कैसे आप सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोनों में ये अंतर है। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, इसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था और इसका प्रतिपादन एन.ए. क्राउडर, नॉर्मन ए. क्राउडर ने किया था। दोनों अमेरिका के रहने वाले थे, यह बात नोटिस कर सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट है, जो आपके बीएफ स्किनर थे वे मनोवैज्ञानिक थे, तब इसका जो जन्म हुआ है वह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ है। लेकिन बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की सीखने की क्या प्रक्रिया है, उसके अनुसार इस अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण किया गया है कि जो मानवीय प्रशिक्षण की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट है, इसके फ्रेम काफ़ी छोटे होते हैं। इतना सा फ्रेम होता है आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का। इसके फ्रेम काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि पूरा एक पैरा देकर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें हम बहुत कम शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो समझ ही गए होंगे क्योंकि छोटा और बड़ा फ्रेम होता है। पांचवा पॉइंट है, इसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्रमबद्ध रूप से तो इसमें भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे पदों में नहीं बांटा जाता, एक समूह के रूप में, एक प्रत्यय के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि आपका फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है, इसमें फ्रेम ही छोटा होता है, तब हमें छोटे छोटे पदों में बांटकर दिखाना होता है। छठा पॉइंट हो जाता है, यह प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है, बच्चे उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, लेकिन यह छात्रों द्वारा नियंत्रित होता है। छात्रों की मर्जी, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे या उसी प्रश्न के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, या फिर गलती करेंगे तो दूसरा कुछ खुल जाएगा। पूरा छात्रों द्वारा नियंत्रित होगा, उनकी मर्जी है वे क्या करना चाहते हैं प्रोग्राम के साथ। सातवां पॉइंट है, इसे बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। कहा जाता है, ये क्या है, कहा जाता है, यहाँ पर है। अब क्यों कहा जाता है इसे बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन, क्योंकि यह बच्चों द्वारा नियंत्रित नहीं होता, प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका। इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है, या आंतरिक अभिकर्मण कहा जाता है, या फिर आंतरिक अभिक्रम कहा जाता है, कुछ भी बात कहें आप, क्योंकि यह बच्चों द्वारा नियंत्रित होता है। आठवां पॉइंट है, यह मनोविज्ञान के नियमों पर आधारित है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर, लेकिन यह ट्यूटोरियल विधि की तरह है। ट्यूटोरियल मतलब बच्चों को कर कर सिखाओ। जब तक बच्चे गलती करते रहें तब तक उन्हें सिखाते रहो। कब तक सिखाएं हम, जब तक वे सही न करें। और यही विधि साखिया वाली इस चीज़ का पालन करती है। ट्यूटोरियल का मतलब है कोई चीज़ बच्चों से कर कर सिखाओ, बच्चे खुद कर कर देखें, जब तक सिखाओ तब तक वे सही न करें। नौवां पॉइंट हो जाता है, इसमें छात्र क्या करते हैं, एक निश्चित पदों का अनुसरण करते हैं, एक पद के बाद एक पद, उसके बाद एक पद, उसे ही पालन करेंगे। लेकिन इसमें छात्र अलग अलग पदों का अनुसरण करेंगे। कोई छात्र पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर चला जाता है, कोई फिर त्रुटि प्रश्न पर चला जाता है आपका। इस वजह से इसका रास्ता अलग हो गया, इसका रास्ता अलग हो गया। 10वां पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें छात्र एक सीधी रेखा में चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे, फिर दूसरे का देंगे, फिर तीसरे का देंगे, फिर चौथे का देंगे। एक सीधी रेखा बन जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक सीधी रेखा में नहीं चलते। पहले प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, फिर तीसरे पे आ गए, लेकिन तीसरे पे में फंस गए, तब वे यहाँ पर त्रुटि प्रश्न पर आ जाएंगे। फिर दोबारा इस पेज पर आएंगे, गलत उत्तर दिया, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर यहाँ सही प्रश्न का उत्तर देंगे तब मैं यहाँ पर चौथे प्रश्न पर आएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन नहीं बनी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके पता नहीं कैसी बन गई। इसे साखिया कहेंगे। इस वजह से एक सीधी रेखा में नहीं चलते बच्चे। 11वां पॉइंट है,
इसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर कम बल दिया जाता है। बच्चों की अनुक्रियाओं पर बल देते हैं हम, सीखने की प्रक्रिया पर कम बल देते हैं। अगर कोई बच्चा पहले क्वेश्चन से लेकर 7वें क्वेश्चन के सभी के उत्तर गलत देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस अभिकर्मित अनुदेशन में, हम उसे अगले क्वेश्चन पर भेज देंगे। लेकिन इसमें आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर अधिक बल दिया जाता है। बच्चे गलती करेंगे, कब तक करेंगे? उन्हें जब तक हम सही करते रहेंगे, जब तक में गलती करते रहेंगे। सीखने की प्रक्रिया पर अधिक बल देंगे हम। 12 पॉइंट है, इसमें निदान व उपचार को कोई स्थान नहीं है। बच्चे ने कमी क्यों की है, गलती क्यों की है, उसे हम न तो देखते न उसका इलाज करते, लेकिन यहाँ पर गलती क्यों करती है उसे देखते भी हैं हम और उसका इलाज भी करते हैं। त्रुटि पृष्ठ पर यही काम होता है। 13वां पॉइंट है, इसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं हम बच्चों के सामने कि छात्र कम से कम गलती करें। इसमें हम छात्रों को गलती कम करने पर बल देते हैं, लेकिन इसमें गलती कम करने पर नहीं, उनके निदान पर, जो गलतियों का इलाज है उस पर बल देंगे और गलतियों के द्वारा बच्चों को सिखाने पर बल देंगे हम। 14वां पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें खाली स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें बहुविकल्पीय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो मैं आपको बता चुका हूं, आप उदाहरण दे सकते हैं एक एक, दोनों के बारे में, रेखीय के बारे में भी, संख्या के बारे में भी। यह आपका 15वां पॉइंट हो जाता है। शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में आपका काम चल जाएगा ऐसे तो। वैसे शॉर्ट में ही आता है ये अंतर। जैसे आपका रेखीय में क्या पूछा जाएगा, खाली स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल वक्ताओं के अनुसार पृथ्वी सूर्य के ग्रह के चारों ओर घूमती है वगैरह वगैरह, तो अब बता दीजिए पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर। इस तरह से आपके खाली स्थान संबंधी कुछ प्रश्न होंगे और इसमें एमसीक्यू टाइप में कुछ प्रश्न होंगे जो आपके होते हैं अनसीन पैसेज वाले। यहाँ पर आप कोई भी खाली स्थान वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एमसीक्यू टाइप में एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं वह इसी में होना चाहिए। या आपने पूछा वह इसी लाइन में होना चाहिए। जैसे भूगोल वक्ता कहते हैं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? जब पृथ्वी भी तो एक ग्रह है तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी। इस तरह से ये आपका हो जाता है 15 पॉइंट का अंतर, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में था। अब यह वीडियो हमारी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।